हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू स्टडी माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपने अभी अभी फर्स्ट ईयर पास किया है, सेकेंड ईयर में आप एंटर हुए हो, तो आप इस वीडियो को देख के बहुत फ़ायदा आप ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो कि आपको आखिर ये वाला जो सब्जेक्ट है ये स्टडी करना कैसे। तो हम पूरा कॉम्पिटेंसी के हिसाब से चलेंगे, जो कि न्यू करिकुलम के हिसाब से आया है कि आपको ये कॉम्पिटेंसीज़ के हिसाब से पढ़ना है, कौन सी बुक्स देखनी है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ऑनलाइन सोर्सेज या फिर बुक। ऑनलाइन सोर्सेज जैसे हमारा मैरू हो गया, प्रेप लैडर हो गया, ई गुरुकुल, DBMCI, ये सारी जो जितने भी है, इनमें अभी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से ना इन्होंने पढ़ाया नहीं है। और यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी अलग, पैरासिटोलॉजी अलग, ऐसे ऐसे करके माइक्रो पढ़ाई है। नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाया है, बट आपको बुक भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो पेपर 1 और पेपर 2 आएगा वो एक न्यू सिस्टमिक अप्रोच के साथ आएगा। तो इसलिए आपको बुक तो देखनी ही पड़ेगी। एंड किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये लागू होता है कि आप बिना टेक्स्ट बुक रीड किए एग्ज़ाम मत दीजिए, आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी ही होती है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे अपूर्व शास्त्री की, जो कि मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में बताया कि कौन कौन सी बुक्स आपको सेकेंड ईयर में स्टडी करना है। तो माइक्रोबायोलॉजी में बेस्ट बुक हमारी अभी तक ये है, ये कॉम्पिटेंसी के हिसाब से है। एंड इसका जो इंडेक्स है वो भी एकदम सिस्टम वाइज ही दे रखा है। अगर आप बावेजा या फिर अनंत नारायण से पढ़ रहे हो तो उसका इंडेक्स अलग हो सकता है, लेकिन सारी टेक्स्ट बुक्स बहुत अच्छी है, सब में एकदम सही डिटेल दे रखी है, बहुत अच्छे से दे रखी है। ये है अपूर्व शास्त्री का इंडेक्स। यहाँ पे जनरल माइक्रोबायोलॉजी अलग, इम्यूनोलॉजी अलग, हॉस्पिटल इन्फेक्शन अलग, और एक जगह सारे हमारे कौन से हैं, सिस्टमिक इन्फेक्शंस है, जैसे CVS के इन्फेक्शंस हो गए, GI के इन्फेक्शंस हो गए, या हिपैटोबिलियरी इन्फेक्शन, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू, रेस्पायरेटरी एंड CNS के, UTI के एंड मिसलेनियस। तो ये हमारा एक सिस्टम वाइज अप्रोच है। आपको कॉलेज में भी ऐसे ही पढ़ाएंगे कि आज हम सारे लिवर में जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो कॉज करते हैं लिवर डिसीज वो पढ़ेंगे, या फिर CVS में पढ़ेंगे जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। तो पूरा ये एक सिस्टम वाइज अप्रोच होगा। साइड में इसकी कॉम्पिटेंसीज नंबर भी यहाँ पे लिख रखिए। तो आगे आने वाले मैं शायद से वीडियोस बना दूँ इनकी, जैसे GI इन्फेक्शंस की सारी वीडियोस बना दूँ, या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की सारी इन्फेक्शंस की वीडियोस बना दूँ, तो वो भी आपको हेल्प कर सकती है। तो कैसे आपका अप्रोच रहेगा, कैसे आपको यहाँ पे स्टडी करना है, तो रीड एवरीथिंग। आपको पहली रीडिंग या सेकंड रीडिंग आपको पूरा रीड करना ही करना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रक्चर है, एक पूरा फॉर्मेट है कि आपको कैसे पढ़ना है। और सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस, सबका ये एक ही पैटर्न है, एक ही स्ट्रक्चर है। पहले इंट्रोडक्शन, कि उसके बारे में आप पढ़िए कि वो क्या है, उसके जो जनरल फीचर्स है वो क्या है, उसकी ग्राम स्टेनिंग क्या है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, मोटिलिटी, कैप्सूल, स्पोर, जैसे नॉन मोटाइल, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन स्पोरिंग। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन में आता है। फिर आता है स्ट्रक्चर, कि वो दिखता कैसा है, या फिर वायरस होगा तो वायरस का भी स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा रेबीज़ का जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, HIV का जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे कभी कभी स्ट्रक्चर बनाने को भी आ जाते हैं। विरुलेंस फैक्टर्स, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर हम विरुलेंस फैक्टर्स को देखेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है उस बैक्टीरिया या वायरस या किसी भी चीज़ में कि वो इतना इन्फेक्शन कॉज कर पा रहा है, इस चीज़ को हम विरुलेंस फैक्टर्स बोलते हैं। एंड इन्हीं के बेसिस पे पैथोजेनेसिस होती है, कि वो जो डिसीज़ कॉज कर रहा है, जो भी बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल कोई भी डिसीज़ कॉज कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है। देन आते हैं हमारे क्लिनिकल फीचर्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर रीड कीजिएगा। इसमें क्या होता है कि आपको फीचर्स दे रखे कि पेशेंट किस किस तरीके से प्रेजेंट करेगा। एंड सेम चीज़ जो हमारे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें लिखी हुई आती है। ठीक है, तो आपको क्लिनिकल फीचर्स देखने ही देखने। फिर आते हैं हमारे लैब डायग्नोसिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माइक्रोबायोलॉजी। आपको सबसे ज़्यादा फोकस आपका लैब डायग्नोसिस पे ही करना है। एंड देन लास्ट इज ट्रीटमेंट। तो ये जो बेसिक एक स्ट्रक्चर है, यही हमारा फॉलो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे इंट्रोडक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसके विरुलेंस फैक्टर्स, उसका पैथोजेनेसिस, उसके क्लिनिकल फीचर्स डिसीज़ के, एंड लैब डायग्नोसिस, कि आप कैसे देखोगे कि यार ये जो ऑर्गेनिज्म है ये दिखता कैसे है, आप लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे इस डिसीज़ को, एंड देन ट्रीटमेंट। तो जब मैंने बोला कि लैब डायग्नोसिस पे बहुत फोकस डालो, आई मीन बहुत बहुत ज़्यादा फोकस डालना, इसमें आपको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक या कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ही याद करने होते हैं। बाकी
तो बहुत ईजी आपको लगेगा जब आप स्टार्टिंग में देखोगे, क्योंकि सबकी लैब डायग्नोसिस सेम ही लगेगी, है ना। तो इसमें आपको जो फोकस करना है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, जैसे जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का है, आपको बाद में समझ आ जाएगा। ग्राम पॉजिटिव कोकाइन क्लस्टर्स, ये बिल्कुल पॉइंट आउट करता है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की ही बात कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट अगार पे गोल्डन येलो पिगमेंटेड कॉलोनी एकदम पॉइंट आउट करता है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की बात कर रहे हैं। तो कभी कभी इनमें से भी कुछ कुछ लाइंस डायरेक्टली हमारी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में आ जाती है कि हमने लैब डायग्नोसिस पे न्यूट्रिएंट अगार पे गोल्डन येलो पिगमेंटेड कॉलोनीज देखी, या फिर ब्लड अगार पे बीटा हीमोलिसिस देखा, तो व्हाट विल बी योर ईटियोलॉजिकल एजेंट। तो ईटियोलॉजिकल एजेंट क्या हो सकता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। देन आपको एक टेबल बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस, बहुत सारे फंजाई, सबकी लैब डायग्नोसिस पढ़नी है। तो आप उसको एक टेबल बनानी चाहिए जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स होते हैं, इससे आपको ज़्यादा याद रहेगा। एंड ये जो पैटर्न है ना, पैटर्न देखिए, डायरेक्ट स्मीयर, कल्चर स्मीयर, बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन बाय ऑटोमेटेड सिस्टम, एंटी माइक्रोबियल सब्सेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, ये एक पैटर्न है। इसी पैटर्न में सारी लैब डायग्नोसिस लिखनी होती है। तो लैब डायग्नोसिस का क्वेश्चन जो आता है ना हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह में या थ्योरी एग्ज़ाम्स में, ये बहुत ज़्यादा मार्क्स का होता है इन कंपैरिजन टू अदर क्वेश्चंस। कि पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि डायग्नोसिस बता दो, 1 मार्क वाला। सेकंड क्वेश्चन होगा ईटियोलॉजिकल एजेंट बता दो, है ना। लेकिन जो लैब डायग्नोसिस वाला जो पार्ट होता है, ये थोड़े ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। तो इसको लिखने का भी ना एक तरीका होता है, उसी तरीके में आपको सारे जो फिलअप पॉइंट्स हैं वो भरने होते हैं। तो सबसे पहला होगा आपका स्पेसिमेन। आप स्पेसिमेन लिखोगे कि अच्छा ठीक है, कोई भी डिसीज़ है, कोई भी पेशेंट आ रहा है, तो आप उसका कौन सा स्पेसिमेन लोगे? यूरिन स्पेसिमेन लोगे, उसका ब्लड लोगे, उसका स्टूल लोगे, तो वो स्पेसिमेन आपको बताना है। तो टाइप हो गया, कलेक्शन कैसे कलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे कोविड हो गया, तो कोविड में आपका कलेक्शन क्या होगा कि आप नेज़ोफरेंजियल स्वैब्स लोगे, थ्रोट स्वैब लोगे, तो उसका आपको कलेक्शन बताना है कि पीपीई किट पहन के लोगे। देन ट्रांसपोर्ट, कि वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा लैब तक, आपको ट्रांसपोर्ट जल्दी कराना है या फिर आप थोड़ा लेट भी हो सकते हो, है ना। कोविड के लिए ये होता है कि जल्दी कराना होता है और उसको एक वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में रख के भेजना होता है लैब में, बिना उसके नहीं भेजना चाहिए, वरना वो किल हो जाएगा, मतलब डिटेक्ट नहीं होगा। तो ये आता हमारा स्पेसिमेन, सबसे पहले आता है हमारा स्पेसिमेन, इसके बारे में आपको लिखना है। देन नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी डायरेक्ट स्मेयर या फिर ग्राम स्टेनिंग, की ग्राम स्टेन ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, कोकाई है, बैसिलाई है, ये आपको लिखना होता है डायरेक्ट स्मेयर में। देन आते हैं कि कल्चर, अब हम उस बैक्टीरिया या उस वायरस या उस फंजाई या उस चीज़ का हम क्या कराएंगे? कल्चर कराएंगे, उसे और ग्रो करेंगे। तो हम उसको न्यूट्रिएंट आधार पे भी देख सकते हैं। कुछ मीडियाज़ होते हैं जैसे एनरिच मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, ये सब आप आगे जाके पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन ये कुछ कुछ हेडिंग्स है जिनमें आपको लिखना होता है कि इस मीडिया पे ऐसा दिखाई देगा। तो ये हमारी यहाँ पे 3 हेडिंग हो गई है, स्पेसिमेन, डायरेक्ट स्मेयर और कल्चर की। नेक्स्ट आती है हमारी कल्चर स्मेयर। कल्चर स्मेयर पे हमारे पस सेल्स दिखाई नहीं देते। तो जैसे ग्राम पॉजिटिव कोकाई था इन क्लस्टर्स, तो यहाँ पे भी आप लिखोगे ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर्स बट विदाउट एनी पस सेल्स, ठीक है। तो फिर आते हैं हम बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन। बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि आप कौन कौन से ऐसे बायोकेमिस्ट्री वाले टेस्ट करोगे जिसमें आपको पता चलेगा। तो मैनुअल में आता है जैसे कैटलेस टेस्ट, कोएगुलेस टेस्ट, ये सब आपको समझ आ जाएगा जब आप जनरल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। इसका 3rd या 4th चैप्टर है कि पूरा लैबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में ही है। देन ऑटोमेटेड में आता है माल्टिटॉफ वाइट। अब ये कुछ आ रहे हैं हमारे इजी वाले, जैसे ऑटोमेटेड एंटीजन डिटेक्शन, एंटीबॉडी डिटेक्शन, मॉलिकुलर मेथड और AST, ये सब में सेम है, सब में आपको लिखना है, ठीक है। ये सबसे ईजीएस्ट पार्ट है। बट PCR और एलाइजा या फिर एंटीजन वाले में ना आपको स्पेसिफिक एंटीजन लिखना होता है कि ये वाला एंटीजन हम डिटेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ एलाइजा PCR लिख के नहीं छोड़ना है, आपको अंदर का लिखना भी है कि कौन सा एंटीजन। वो याद नहीं हो पाता है, वो अलग बात है, बट हाँ हमें याद करना चाहिए। अगर अब मैं रिवाइज करूँ कि लैब डायग्नोसिस क्वेश्चन में आपको क्या क्या लिखना है। नंबर 1 स्पेसिमेन, नंबर 2 डायरेक्ट स्मेयर, नंबर 3 कल्चर, फिर इस कल्चर का स्मेयर, ठीक है, फिर बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन विच कैन बी मैनुअल एंड ऑटोमेटेड, देन एंटीजन का डिटेक्शन, एंटीबॉडी का डिटेक्शन, मॉलिकुलर मेथड्स एंड एंटी माइक्रोबियल सब्सेप्टिबिलिटी टेस्ट। ये जो AST है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि जो बैक्टीरिया या वायरस या जो भी है
वो किस दवाई के लिए, किस मेडिसिन के लिए हमारा सेंसिटिव होगा। तो अगर वो किसी पर्टिकुलर दवाई के लिए सेंसिटिव है तो मतलब हम उस दवाई से इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव है तो वो मर जाएगा, है ना। तो इसलिए AST इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटेक्ट द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, अब पीछे में बुक के पीछे हमारे कुछ क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिसमें हमारा PVQ भी है, शॉर्ट नोट भी है, MCQ भी है। प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। ओके, अब आते हैं हम नोट्स के बारे में कि आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे बैक्टीरिया है, इतने सारे वायरस है, इतने सारे फंजाई है, इतने सारे पैरासाइट्स है। तो आप कैसे इसमें करेंगे, कैसे नोट्स बनाएंगे। तो सेम हेडिंग्स जो हमने पहले बताई थी, इंट्रोडक्शन, विरुलेंस फैक्टर्स, टॉक्सिन्स, ठीक है। एंड फिर आते हमारे पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो नोट्स का एक ये मैं आपको टिप दूंगी कि आप एक पेज में ख़त्म कीजिए। जितना आप उस ऑर्गेनिज्म के बारे में एकदम कंसाइज फॉर्म में लिख सकते हैं उतना कंसाइज फॉर्म में लिख के एक पेज पे ख़त्म कीजिए, जिससे आपको जो अगर बाद में रिवाइज करना हो तो एक पेज बैक्टीरिया का, अच्छा ठीक है ये वाला बैक्टीरिया ख़त्म, अच्छा ये वाला वायरस ख़त्म, अच्छा ये वाला फंजाई ख़त्म, ठीक है। पैरासाइट्स के लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि पैरासाइट्स अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो उसकी ना ये सिमिलर हेडिंग्स नहीं होती। पैरासाइट एक थोड़ा सा डिफरेंट है बट ईजियर है, क्योंकि पैरासाइट में आपको सिर्फ लाइफ साइकिल, लैब डायग्नोसिस देखनी है। एक पेज पे लाइफ साइकिल बनाइए, पूरी लाइफ साइकिल, कोई भी पैरासाइट हो लाइफ साइकिल बनाइए एंड उसके पीछे वाले पेज पे उसकी लैब डायग्नोसिस लिख दीजिए। पैरासाइट्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसकी सारी लाइफ साइकिल्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें आप एक पेज पे पूरा लाइफ साइकिल ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स हर डिसीज़ के देखिएगा, क्योंकि वही प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में आती है कि यार इसको ऐसा था ऐसा था ऐसा था, तो बताइए कि क्या डायग्नोसिस है, क्या एटियोलॉजिकल एजेंट है, क्या लैब डायग्नोसिस है। तो क्लिनिकल फीचर्स आप प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा। कलरफुल नोट्स बना सकते हैं, जो कि जैसे हमने बताया कि किसी किसी के स्ट्रक्चर्स भी पूछे जा रहे हैं, है ना। तो जैसे HIV का स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है तो उसका कलरफुल डायग्राम बना दीजिए। ओके, फिर आता है कि इंटीग्रेटेड लर्निंग। अब इंटीग्रेटेड लर्निंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो सेकेंड ईयर है हम इसमें पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। कोई डिसीज़ है तो डिसीज़ का पैथोजेनेसिस क्या है वो हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। उस डिसीज़ को कॉज कौन कर रहा है और हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कि उसको वो डिसीज़ है वो हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। एंड उस डिसीज़ का ट्रीटमेंट कैसे करना है हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करके चलेंगे, जैसे आपने पूरा एक सिस्टम उठा लिया, CVS का सिस्टम उठा लिया, रोमैटिक डिसीज़ उठा लिया आपने, रोमैटिक फीवर्स पैथोलॉजी से, तो उसकी पैथोलॉजी देखिए कि वो कैसे हमारा कॉज हो रहा है, उसका जैसे मॉलिक्यूलर मिमिक्री उसका पैथोजेनेसिस में आता है वो आप आगे पढ़ेंगे, तो आप वो पैथोलॉजी से भी पढ़िए। देन आप उसकी माइक्रो देखिए कि अच्छा ठीक है उसको ये वाला ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है, तो हम पता कैसे लगाएंगे कि यार ये वाला ऑर्गेनिज्म था, कौन कौन सी लैब डायग्नोसिस करेंगे। इसलिए हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें लैब डायग्नोसिस का क्वेश्चन पूछते हैं, पैथोजेनेसिस हम पैथोलॉजी में पूछते हैं, और जो पूरा ट्रीटमेंट होगा एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का वो हम फार्माकोलॉजी में पूछते हैं। तो इसको आप अगर इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे, अगर आप एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को माइक्रोबायोलॉजी के साथ पढ़ेंगे कि यार इस ऑर्गेनिज्म को ये वाली दवाई क्यों, इस वाले ऑर्गेनिज्म को ये वाली क्लास की मेडिसिन ही क्यों, ये वाली क्लास का ड्रग ही क्यों, तो आपको थोड़ी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार ग्राम पॉजिटिव में कौन सी देंगे, ग्राम नेगेटिव में कौन सी बेटर होगी, है ना। तो आप इंटीग्रेट करके इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट आता है कि सिलेबस। अब ये बाकी कॉलेजेस का हमको पता नहीं, बट काफ़ी सारे कॉलेजेस में कॉम्पिटेंसी के वाइज ही आ रहा है पेपर 1 एंड पेपर 2। तो हो सकता है कि आपको कॉम्पिटेंसी नंबर 4 तक यहाँ पे दे दी जाए कि मतलब 1 to 4 आपको दे पेपर 1 में एंड 4 के बाद दे आपको पेपर 2 में। तो यहाँ पर एक गड़बड़ जो मैंने अपने टाइम पे की थी कि यहाँ पे CNS में जब सारे 4 से ज़्यादा के हैं, एक टॉपिक है जो कि 4 के अंदर आता है 4.1 टेटनस वाला, तो ये हमें लगा था कि पेपर 2 में होगा, CNS पेपर 2 में होगा, बट टेटनस और एक रेबीज़ भी है वो पेपर 1 में भी आ गया था। तो आप प्लीज़ इस पर जोर डालिएगा कि एक बार आप कॉम्पिटेंसीज़ को मेक श्योर कर लीजिए कि अच्छा ठीक है ये आपके पेपर 1 में है, ये आपके पेपर 2 में है, क्योंकि हमारे पेपर 1
मे बी रेबीज़ आया, पेपर 2 मे बी रेबीज़ आया, पेपर 1 में टेटनस आया, बल्कि हमें लगा था कि वो पेपर 2 का होगा। तो इसको प्लीज़ आप सॉर्ट आउट कर लीजिए जिससे भी आपका कॉलेज का सिलेबस आएगा। ओके, अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे। प्लीज़ फोकस ऑन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली। आप पूरी माइक्रो नहीं पढ़ सकते, आप सारे बैक्टीरियाज को लर्न नहीं कर सकते, सारे फंजाई को लर्न नहीं कर सकते। काफ़ी सारी पैरासाइट्स, काफ़ी सारे वायरसेस, काफ़ी सारे बैक्टीरिया एंड फंजाई ऐसे भी है जो मतलब पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब वो डिसीज़ इंडिया में कॉज करते ही नहीं, या फिर वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही नहीं, तो आप क्यों उस पर पढ़ोगे, क्यों उस पर अपना टाइम वेस्ट करो। तो आप एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अपने सीनियर से लीजिए, अपने किसी क्लासमेट से लीजिए, एंड देन सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बनाइए, उनको डिस्कस कीजिए, उनको स्टडी कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस वाला एक चैप्टर है इम्यूनोलॉजी में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए ना। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर फोकस कीजिए। ओके, लास्ट है हमारा रिविजन। आप अपनी बुक से ही रिविजन कर सकते हैं, आप कोई भी गाइड बुक यूज़ कर सकते हैं, आपने जो अपने नोट्स बनाए हैं आप उससे भी रिविजन कर सकते हैं। सो थैंक यू।